किसी अनदेखी जिद की तरह मेरे पैर जमीन से उठे। लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हर कदम पर चर चर की आवाज़ ऐसी गूंजी जैसे घर मुझे रोकना चाहता हो। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही ठंड अचानक बढ़ गई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, नमी, धूल और कुछ सड़ा हुआ। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। मैंने अंदर झांका। वहां का दृश्य देखकर मैं सहसा निशब्द रह गया। मेरा सारा शरीर रोमांच से कांप गया। रहमान पेट के बल पड़ा हुआ था। शायद वे बेहोश था। उसकी गर्दन के पास से खून की एक पतली सी धारा निकलकर बह रही थी और हाना की लाश उस पर झुकी हुई थी। वे कभी बेतहाशा रहमान को चूमने लगती, कभी उसकी गर्दन से बह रहे खून को चाटने लगती। डियर व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को पूरा अवश्य देखें। बिना आपके सपोर्ट के कहानी लाना कुछ मुश्किल होता है। तो चलिए जानते हैं कि रहमान की ये हालत कैसे हुई। मैं यानी सलमान काहिरा एयरपोर्ट पर जब उतरा तब शाम के ठीक 6 बज रहे थे। लंबी उड़ान की थकान शरीर में थी, लेकिन मन बेचैन था। बाहर निकलते ही टैक्सी ली और रहमान के द्वारा बताए गए पते पर पहुंचा। यह एक सुनसान इलाके में बनी लंबी बिल्डिंग थी, जिसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही लाइट जल रही थी। ऊपर की पूरी बिल्डिंग अंधकार में पड़ी थी। कमरे में दाखिल होते ही मैं ठिठक गया। हल्की पीली रोशनी में बिस्तर पर पड़ा रहमान, मेरी बहन का पति यानी मेरा जीजा, जिसके साथ मैंने अपनी छोटी बहन का निकाह किया था। अभी 3 साल पहले की ही तो बात है। वो पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी आंखें भीतर धसी हुई थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई, चेहरा पीला और मुरझाया हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार हो। रहमान पुरातत्व और संस्कृति पर शोध करता था। उसे प्राचीन मिस्र के आध्यात्मिक रहस्य, तांत्रिक शक्तियाँ और देवी देवताओं का जुनून था। 3 साल पहले काहिरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब पाकर वे यहाँ आया था। इतने वर्षों में बस वो फ़ोन पर ही हम सबसे संपर्क बनाए रखता था। वो यहाँ मिस्र के पुरातत्व विभाग में कार्य कर रहा था। मैं इतना जानता था कि यह उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि एक हॉबी थी। यहाँ पहुँचने से 3 दिन पहले ही उसका फ़ोन मुझे आया था, जिसमें उसने मुझे तुरंत काहिरा आने की रिक्वेस्ट की थी। मैं तो खुद ही उससे मिलना चाहता था। आखिर मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल था। मैंने उसे आवाज़ दी, रहमान, रहमान। उसकी आंखें बंद थीं। वे धीरे धीरे खुली। उन आँखों में जीवन तो था, पर साथ ही कुछ ऐसा भी जिसे देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही हमारी नज़रें मिली, मुझे उसकी आँखों में एक अजीब परछाई दिखी, एक अनजानी औरत की, जिसने विचित्र वेशभूषा पहन रखी थी। जब मैंने उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो उसने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, इसी सब से छुटकारा पाने के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। तभी एक बड़ी बुजुर्ग औरत कमरे में आई। पीला चेहरा, बीमार काया, आंखों में डर। बिना कुछ बोले हुए चली गई। बाद में पता चला कि उसका नाम यास्मीन था। उसकी आंखें देखकर मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी हुई। रहमान ने मुझे एक तस्वीर दिखाई। ये हाना नाम की 1000 साल पुरानी एक तांत्रिक की तस्वीर है और ये मुझे धीरे धीरे मार रही है। मुझे लगा कि रहमान किसी तंत्र मंत्र में फंसा हुआ है। रहमान ने गहरी सांस ली, थोड़ा रुककर बोला, मैं यहाँ ना आया होता और मिश्री तंत्र मंत्र के चमत्कार और उनसे संबंधित देवी देवताओं के चक्कर में ना पड़ा होता तो आज मेरी ये दशा ना होती। रात को वही महिला रात का खाना लेकर आई। वे वहाँ की देखभाल और किचन का काम देखने वाली थी। मैं काफ़ी थक गया था, सो रात को नींद काफ़ी गहरी आई, पर अचानक ही किसी आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने लाइट जलाई तो देखा कि रहमान बेड से गायब था। आवाज़ें ऊपर की मंजिल से आ रही थी। छत कुछ ज़्यादा ही ऊंची थी, दीवारें कुछ ज़्यादा ही खामोश। हवा बंद थी, फिर भी पर्दा हल्का सा हिल रहा था। ठक ठक आवाज़ ने मेरी नींद तोड़ दी थी। मैं उठकर बैठ गया। दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था।
घड़ी की सुइयां ठीक 2:17 पर रुकी हुई लग रही थी। फिर वही आवाज, इस बार साफ साफ ऊपर की मंजिल से ही आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज खिसकाई जा रही हो। किसी अनदेखी जिद की तरह मेरे पैर जमीन से उठे। लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर चर चर की आवाजें ऐसे गूंजी जैसे घर मुझे रोकना चाहता हो। ऊपर पहुंचते ही ठंड अचानक बढ़ गई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, नमी, धूल और कुछ सड़ा हुआ। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। मैंने अंदर झांका। वहां का दृश्य देखकर मैं सहसा ही शब्द रहित रह गया। मेरे सारे शरीर में रोमांच हो उठा। रहमान पेट के बल पड़ा हुआ था। शायद वे बेहोश था। उसकी गर्दन के पास से खून की एक पतली सी धारा निकलकर बह रही थी और हाना की लाश उस पर झुकी हुई थी। वे कभी बेतहाशा रहमान को चूम रही थी और कभी उसकी गर्दन से बह रहे खून को चाट रही थी। मैं उस भयानक दृश्य को अधिक देर तक नहीं देख सका, अतः दूसरे ही क्षण भागकर अपने कमरे में आ गया और चुपचाप बिस्तर में दुबक गया। मेरी सांसें फूल रही थी। मैंने किसी तरह अपने को शांत किया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह अभी अंधेरा ही था कि दरवाजे पर खटखट हुई। मैं सहम गया, पर सोचा कि रहमान हो सकता है। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने रहमान ही खड़ा था, झुका हुआ और कराहता हुआ। उसकी आंखें हद से ज्यादा अंदर धंस चुकी थीं और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। मेरा सामना होते ही वह मुझसे लिपट गया और फुट फुट कर रोने लगा। उसी हालत में उसने मुझे बताया कि हाना की भटकती हुई आत्मा रूहानी दुनिया से आकर अपनी लाश में प्रवेश कर जाती है और जीवित हो उठती है। पहले तो वो मेरे साथ सहवास करती है और उसके बाद मेरे गले की रग को काटकर खून पीती है। फिर हकलाते हुए रहमान ने कहा, पिछले 3 साल से बराबर यही हो रहा है मेरे साथ। मेरी जिंदगी खतरे में है। कभी किसी भी क्षण मेरी मौत हो सकती है। मुझे तुम सहारा दो, मेरी मदद करो। इसीलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। मेरे पूछने पर कि तुम ही क्यों इस पिशाचनी के शिकार बने, तब उसने बताया कि बहुत अधिक मिस्र की इस संस्कृति को जानने के लिए मैंने अपनी प्राइवेट खोज भी जारी रखी। एक दिन एक कैटाकॉम्ब, जहाँ भूमिगत कब्रों का जाल होता है, जहाँ कई मम्मी एक साथ रखी जाती थीं, मैं इस चाहत से गया कि शायद कुछ खास मिल जाए। वहाँ के एम्बाल्मर, जो कि केयर टेकर था, जब उसे मेरे शोध के बारे में पता चला, उसने मुझे एक ऑफर दिया कि वह मुझे एक मम्मी को बेच सकता है। उसने मुझसे बहुत ऊंचे दाम लिए और हाना की मम्मी मुझे बेच दी। जब मैंने हाना के इतिहास के बारे में जांच करी तो पता चला कि वे एक तांत्रिक की भैरवी थी। उसके पास कुछ खास ताकतें थीं, पर एक दिन एक क्रिया के दौरान उसकी मौत हो गई और तांत्रिक ने उसे अपनी तांत्रिक क्रियाओं से दोबारा जिंदा कर दिया। उसके जिंदा रहने के लिए उसे ताजा खून की जरूरत पड़ती थी और उसी व्यक्ति के साथ वे शारीरिक संबंध भी बनाती थी जिसका ताजा खून वो पिया करती थी। मुझे लगा कि ये शायद पुरानी बातें होंगी। जब मैंने उसे ऊपर वाले कमरे में रखा और अगले दिन शोध शुरू करने का इंतजाम किया और नीचे आकर सो गया, कोई रात के 2 बजे होंगे जब मुझे ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें आईं। मैंने जब ऊपर जाकर देखा तो कफिन का ढक्कन खुला हुआ था और हाना बाहर खड़ी थी और बस वो सब शुरू हो गया जो मैंने आपको अभी बताया। वो मेरे से लिपट गई और मेरे गले की नस से खून पिया। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसका ताबूत पहले की तरह बंद था। इसके बाद ये सिलसिला चलता गया। मैं इस जाल में फंसता चला गया। मैं चाहकर भी इससे निकल नहीं पा रहा हूँ। मेरे चारों ओर हाना और उस तांत्रिक का माया जाल फैला हुआ है। मैंने रहमान से पूछा कि भला मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रहमान बोला कि तुम्हें काशी जाना होगा। काशी के तांत्रिक ही इस जाल से मुझे छुटकारा दिला सकते हैं। बात सच थी। रहमान की जिंदगी खतरे में थी। वो लगातार मौत से संघर्ष कर रहा था। वहीं 1000 वर्ष पुरानी मम्मी की अतिरिक्त वासना का शिकार भी बन चुका था। ये तंत्र की तरह मिस्र तंत्र भी काफी प्राचीन है। रहमान ने बताया कि वो जानता होता कि हाना की मम्मी अभिशाप है तो वो कभी भी उसे ना खरीदता। अंत में काशी में एक भयंकर तांत्रिक क्रिया के द्वारा हाना की आत्मा को एक बलि पशु में बांधकर दफन कर दिया गया। आज भी रहमान के कानों में कभी कभी रात में एक धीमी आवाज गूंजती है, मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। और वो समझ जाता है कि कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती।